नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने इम्फान प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का किया दौरा। पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की मदद, ओडिशा को भी 500 करोड़ की मदद। विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज क्रूर मजाक बन गया। इम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कोरोना संक्रमण पर सरकार का दावा, लॉकडाउन नहीं होता तो मरीजों की संख्या होती बहुत ज्यादा। बसों पर यूपी और राजस्थान सरकार में ठनी डिप्टी सीएम, सचिन पायलट के आरोप, वादे से पलटे योगी, यूपी सरकार ने दिया जवाब। और आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की, 3 महीने और बढ़ाया ईएमआई जमा करने का दायरा, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने का अनुमान। शुक्रवार को पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा हो गया। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट कराची में हादसे का शिकार हो गई। प्लेन कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। यह हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान में 98 यात्री सवार थे। विमान लाहौर से कराची जा रहा था। विमान हादसे के बाद कराची के सभी बड़े अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में घरेलू उड़ानें बंद थीं, लेकिन ईद को देखते हुए पिछले हफ्ते शनिवार को ही दोबारा फ्लाइट शुरू हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके में लैंड क्रैश हुआ है और जो फ्लाइट थी आपको बता दें कि कराची से थी और हालांकि वहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन ईद को देखते हुए शनिवार को ही दोबारा शुरू की गई थी और लैंडिंग से ठीक पहले ये जो प्लेन था वो क्रैश हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। रिहायशी इलाका जहां पर जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहां 8 घरों को नुकसान पहुंचा। हर तरफ धुआं था, काला गुबार आसमान में। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं विमान के क्रैश होने के तुरंत बाद वहां पर राहत बचाव काम शुरू हुआ। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में विमान हादसे में जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में 22 विपक्षी दलों की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा समेत 22 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कोरोना संकट, आर्थिक मंदी और तूफान एम्फान पर चर्चा हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तूफान एम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। विपक्षी दलों के नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार तूफान एम्फान से प्रभावित राज्यों की मदद करे। बैठक में शामिल विपक्षी दलों ने कहा कि इस समय राहत और पुनर्वास सबसे प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की आपदा के परिणाम स्वरूप अन्य बीमारियों के प्रकोप की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में एम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्षी दलों की बैठक में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी सांसद मनोज झा, डीएमके के अध्यक्ष स्टॉलिन, आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सीपीआई के डी राजा, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल समेत कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि 22 विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी ने आज कोरोना संकट के बीच पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। ये बैठक कई मायने में खास है। दरअसल यहां पर कोशिश कांग्रेस की यही है कि विपक्ष को एकजुट कर मोदी सरकार को उनकी नीतियों को लेकर घेरा जाए। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक में सोनिया गांधी कोरोना से लड़ने की सरकार की रणनीति पर सवाल उठाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि सभी बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बड़े सरकारी राहत पैकेज की जरूरत है। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया है और वित्त मंत्री ने जो 5 दिन में इसे समझाया है, ये क्रूर मजाक बन गया है। महामारी की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद डरावनी है।
लाखों प्रवासी श्रमिकों, जिनमें कई बच्चों के साथ हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बिना पैसे के, भोजन, दवाओं के अपने गृह राज्य तक पहुंचने के लिए बेताब दिखे। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के अलावा सरकार ने भूमिहीन किसानों, मजदूरों, दुकानदारों को नजरअंदाज किया है। बैठक के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 2 लक्ष्य हैं, बीमारी को रोकना और आने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी करना। पर आज संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये निकालें कि बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किया गया उसी का नतीजा है। मूल बातें इसके अंदर ये है कि हमारा लक्ष्य आज के दिन ये होना चाहिए कि इस महामारी से कैसे हम निपटें, और साथ ही साथ आज ये लॉकडाउन के चलते हुए जो दिक्कतें हुई हमारे देश की जनता के साथ और खास तौर से हमारे मजदूर भाई बहनों के साथ, जो आज भी सड़कों पे है पिछले 2 महीने से, इन लोगों की राहत के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों सवाल मुख्य था। जहां तक महामारी से निपटने की बात है, वहां पर ये सरकार की कमजोरी, जो लॉकडाउन में जो काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस विफलता को अभी भी सुधारने की जो जरूरत है, और ये बात हम सरकार को स्पष्ट रूप से कहेंगे। ममता बनर्जी की अपील पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। कोलकाता पहुंचने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उसके बाद विशेष विमान से हवाई सर्वे किया। बता दें कि अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम मोदी ने बशीरहाट पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और अम्फान से हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। बैठक के बाद पीएम मोदी ने मदद का ऐलान किया। केंद्र ने अम्फान प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। साथ ही तूफान में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे और घायलों को 50-50 हजार की मदद देने का वादा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया, और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहां के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। ममता बनर्जी ने पीएम के ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि पीएम ने 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये अग्रिम होगा या पैकेज। Prime Minister assured us that he said that he announced 1,000 crore rupees for this emergency fund, but he didn't clarify whether it will be advance, like advance, or what is the package, I don't know. He said that we will decide later on, but he said maybe advance also. I said that whatever he will give you, decide, we will give you the details also, because it will take some time to assess the full details, but more than 1 lakh crore has been destroyed, and we have to help the people. So we have started relief and wave work, but I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government regarding devolution, regarding this food subsidy, regarding these social schemes, central schemes.
wherever our money is there. So I said, at least you try to give some money to us so that at this crisis, at this hour of crisis, we can work. At this crisis, at this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can take us. From National Highway Authority, there are so many state highway is been broken and the village road is also the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas. They can also help us because there are also existence, state government existence is also there in this country and the central government existence is also there. If there is a crisis, if there is a war, everybody must work together. बनर्जी ये कहते हुए कि नुकसान तो 1 लाख करोड़ का था लेकिन मिला सिर्फ 1000 करोड़। वहीं दूसरी ओर वाम दलों ने अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। Cyclone effect should be assessed properly. Our party thinks it should be declared as national calamity. All help should be given to the state of West Bengal and Orissa because it is a natural disaster and it should be treated as a huge national calamity and the center should extend all possible help to these states. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा वो पहुंचे और अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उसके बाद ओडिशा में तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने राज्य को 500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। कोरोना के कारण देश इस वक्त आर्थिक सामाजिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट से उबरने के लिए देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वाले प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके अभिजीत सेन, सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन, अर्थशास्त्री जयती घोष, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जैसे नाम हैं। अर्थव्यवस्था को पटरियों पर लाने के लिए इन्होंने मिशन जय हिंद का सुझाव दिया है, जिसमें 7 पॉइंट्स का प्लान ऑफ एक्शन है, जिसमें प्रवासियों को 10 दिन के अंदर उनके घर पहुंचाने, कोरोना के मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने, 6 महीने तक मुफ्त राशन देने, ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार सुनिश्चित किए जाने जैसी मांगे रखी गई हैं। कोरोना संकट पर आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। आरबीआई की इस कटौती के बाद रेपो रेट 4.4% से 4% हो गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन संयुक्त प्रयास से इसके संकट से उबरने की कोशिश की जा रही है। शक्तिकांत दास के मुताबिक पिछले 3 दिन में एमपीसी ने कोरोना संकट की वजह से बने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points. 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ में कुछ तेजी देखी जा सकती है। GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. The end May 2020 release of NSO on national income should provide greater clarity, enabling more specific projections of GDP growth in terms of both magnitude and direction. Much will depend on how quickly the COVID curve flattens and begins to moderate.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस संकट की वजह से कर्ज अदायगी पर ऋण स्थगन को 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब अगस्त तक कर्जदारों को राहत मिली है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने मार्च से मई तक 3 महीनों की मोहलत दी थी। बता दें कि ऋण स्थगन के तहत लोगों से कर्ज के लिए उनके खातों से ईएमआई नहीं ली गई। रिजर्व बैंकों की ताजा घोषणा के बाद 31 अगस्त को ऋण स्थगन की अवधि खत्म होने के बाद ही ईएमआई भुगतान शुरू होगा। We have announced on 27th of March and on April 17th. Essentially, arising from, these 3 months time we gave 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August. लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के खिलाफ मजदूरों के केंद्रीय संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई राज्यों में श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ देश के ट्रेड यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। ये संगठन श्रम कानून से 3 साल की छूट देने के निर्णय को वापस लेने, पेंशनरों का भत्ता बहाल करने, उद्योगों को विशेष पैकेज, श्रमिक परिवारों को 3 महीने तक 7,500 रुपए का आर्थिक सहयोग देने की मांग कर रहे हैं। वामपंथी दलों ने ट्रेड यूनियनों के विरोध दिवस का पूर्ण समर्थन करते हुए इसे सफल बनाया। लेफ्ट संगठनों ने केंद्र सरकार की नीति की आलोचना की। श्रम कानून में बदलाव के विरोध में जमशेदपुर में भी मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। लेफ्ट पार्टियों ने इसका समर्थन किया। लेफ्ट नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मजदूर और गरीब विरोधी है। उनका कहना है कि सरकार को ये तानाशाही फैसला वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारत सरकार और देश की कुछ राज्य सरकारें लगातार मजदूर के विरोध में कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो मजदूर जगत और ट्रेड यूनियन के लोगों को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तो जितने भी निर्णय लिए हैं हमारे खिलाफ निर्णय लिए हैं। या यूं कह सकते हैं कि अब उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार निर्णय लेने लगी है। बसों को लेकर यूपी और राजस्थान सरकार के बीच विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक श्रमिकों को राहत देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। श्रमिक सड़कों पर पैदल भूखा प्यासा चल रहा है। प्रियंका गांधी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 बसें भेजी, लेकिन यूपी सरकार ने इसमें बाधाएं डाली। बसों को एंट्री नहीं दी। पहले कहा कि लखनऊ बसें भेजी जाएं। बसें बॉर्डर पर जब भेजी गई तो फिर फिटनेस तो कभी कुछ कहकर अड़ंगा लगाया गया। वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने किराए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने मुफ्त में श्रमिकों को यूपी के अलग अलग हिस्सों में भेजा। यूपी सरकार के परिवहन विभाग की ओर से डीजल का बिल भरने की चिट्ठी मिली थी, जिसके आधार पर 36 लाख का बिल भेजा गया था। साथ ही खाचरियावास ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम पर केस दर्ज करने की मांग तक की। से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आए, सरकार ने उनको परमिट किया। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं। उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए। और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर ही है, उन्होंने बिल भेज दिया। राजस्थान सरकार के आरोपों पर यूपी सरकार ने जवाब दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान दोहरा रवैया अपना रहा है। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ चुनिंदा श्रेणियों के तहत देश आने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जिन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है उसमें से वो ओसीआई कार्ड धारक शामिल हैं जो परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण देश आना चाहते हैं। विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के उन नाबालिग बच्चों को देश आने की अनुमति दी गई है जो ओसीआई कार्ड धारक है। इसके अलावा उन दंपतियों को भारत आने की इजाजत दी गई है जिनमें से एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। हर्षवर्धन ने स्काइप के जरिए पदभार ग्रहण किया। डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि नई दिल्ली को 3 साल की शुरुआत के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना जाएगा। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष का पद 1 साल के लिए रोटेशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। That I am entering this office at a time of global crisis on account of this pandemic, at a time when we are fighting to simply stay alive, and at a time when we all understand that there are going to be many urgent health challenges in the next 2 decades. All these challenges demand a shared response, because these are shared threats requiring shared responsibility to act. एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार के अपने अलग दावे हैं। सरकार का दावा है कि कोरोना मामलों की वृद्धि दर में 3 अप्रैल 2020 से लगातार गिरावट देखी जा रही है। एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन वीके पॉल ने दावा किया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण का निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए प्रतिदिन शुल्क को लेकर 3 स्लैब जारी की हैं। सरकार ने इन अस्पतालों में 80% बेड के लिए दरों को विनियमित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक शुल्क विनियम का फैसला निजी और धर्मार्थ अस्पतालों के पृथक और गैर पृथक बेड पर लागू होगा। ये दिशा निर्देश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। भीमा कोरेगांव केस में गौतम नवलखा की अंतरिम याचिका जो जमानत याचिका थी उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है। गौतम नवलखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। नवलखा फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। गौतम नवलखा ने 14 अप्रैल को एनआईए के सामने सरेंडर किया था। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गौतम नवलखा को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की है।
मध्यप्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा को पद से हटाए जाने के मामले में कोर्ट से स्टे मिल गया है। सूबे की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सत्ता संभालते ही शोभा ओझा को पद से हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ शोभा ओझा ने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। कमलनाथ सरकार ने 16 मार्च को शोभा ओझा को मध्यप्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। मध्यप्रदेश में सरकार बदलते ही शिवराज सिंह सरकार ने 24 मार्च को शोभा ओझा को पद से हटाने का आदेश जारी किया था। अब थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।